नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 25 मई वो दिन है जब हरियाणा में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले तैयारियां तेज हो चली हैं। जैसे बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे, एनएलडी ने एक उम्मीदवार की घोषणा की, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की, कांग्रेस के उम्मीदवार अभी घोषित नहीं हुए हैं और बताया जा रहा है कि थोड़ा और समय लगेगा क्योंकि अभी मंथन का दौर जारी है। वहीं बीजेपी के बचे हुए 4 उम्मीदवारों की घोषणा होनी है। बताया यह जा रहा है कि 22 या 23 तारीख को जो सीसी की बैठक होगी उसके बाद उन नामों पर मोहर लगेगी और फिर नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी की तैयारी में हमने ये भी देखा कि बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी के नाम का भी ऐलान कर दिया है। तो तैयारियां मिशन 10 और ये जो 10/10 की जो कोशिश है, इसमें कौन कहां खड़ा हुआ है, किसको ज्यादा एडवांटेज है, उसको समझेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर कमर कस चुकी हैं। रैलियों की लिस्ट बननी शुरू हो गई, मंच सजने लगे हैं, नेताओं के भाषणों की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो चुकी है। बस अब इंतजार है मंच और माइक का। प्रदेश में एक तरफ बीजेपी मुख्यमंत्री बदलने के बाद नई सरकार के साथ चुनावी मैदान में है, वहीं आज प्रदेश में प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति भी कर दी गई। राजस्थान में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को हरियाणा लोकसभा चुनाव का प्रभारी बना दिया गया। वहीं राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मंत्री सुरेंद्र सिंह नागर को सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिल गई। सीएम की कुर्सी संभालने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा ठोक रहे हैं और इतिहास रचने की बात कर रहे हैं। निवास पे आ जाना हुआ है और यहाँ से हमने हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो जीतनी है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उसके लिए मजबूती से यहाँ से हम काम करेंगे और आज जिस प्रकार का जोश उत्साह पूरे प्रदेश में है देखने को मिल रहा है, उसका परिणाम है कि बड़े मैंडेट के साथ करनाल तो हम जीतेंगे। 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी। एक तरफ बीजेपी चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव है, वहीं कांग्रेस का उम्मीदवारों और चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन जारी है। कांग्रेस आला कमान लगातार दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट पर मंत्रणा चल रही है। कांग्रेस नेता लगातार ये कह रहे हैं कि बस 1-2 दिन में लिस्ट आ जाएगी, लेकिन इंतजार अभी भी बरकरार है। प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता दिन रात रणनीति बनाने में जुटे हैं और चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, जिससे उनको नतीजे देखने में निराशा हाथ न लगे। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेहा धवन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कमल हांडा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजवंत अहिनवाल इंडियन नेशनल लोकदल से, नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। नेहा, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हुए, ये जो 10 में से 10 रिपीट करना, ये एक बड़ा टास्क है, एक बड़ी चुनौती है और एक तरह का जब बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ जाए तो एक्सपेक्टेशन होती है कि अगली बार भी वैसा ही हो। हरियाणा में कितना मुश्किल है जब लगातार दूसरी बार सरकार है आपकी, नेतृत्व परिवर्तन आपने किया है, उसके बाद 10 में से 10 वापस रिपीट करना कितना मुश्किल है? और जो आज आपके प्रभारी सह प्रभारी चुनाव के लिए नियुक्त हुए हैं, उसके बाद आपकी तैयारियां कैसी? देखिए वरुण जी, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी तैयारी बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत अच्छी है हमारी तैयारी, क्योंकि हमारी तैयारी एक दिन की तैयारी नहीं है या चुनावी उत्सव से पहले 1-2 महीने की तैयारी नहीं है। निरंतर जब से हमारी सरकार बनी है, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन के कार्यकर्ता निरंतर प्रदेश में अपना काम कर रहे हैं। संगठन के कार्यकर्ता जो है वो जनता के साथ रूबरू होना, लोगों के अपने खुशी और गमी में जाना और इसके साथ साथ उनके साथ अपना स्नेह तालमेल बनाए रखना, एक पारिवारिक संबंध बनाना, वो अपने कामों में जुटे हैं। और दूसरी बात जहां तक सरकार की है, सरकार ने अपनी जन कल्याणकारी नीतियों के तहत जो जनता के लिए काम किए हैं, जो हर वर्ग के लिए काम किए हैं, उस अपनी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए हम अपना काम पहले दिन से बाखूबी निभा रहे हैं। अभी बात आती है कि लोकसभा चुनाव में हमारे लिए चुनौती जो है वो मुझे नहीं लगता वरुण जी कोई चुनौती होगी, क्योंकि पिछली बार भी 10 की 10 लोकसभा सीट हमारी झोली में, माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में हमारे हरियाणा प्रांत की जनता ने डाला
और इस बार भी नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य रहे हैं इस कार्यकाल में, जो पिछले 5 साल की सरकार केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की रही है, उसके बाद जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई है, रेलवे में जो सुधार हुए हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारा 370 रहा, लोगों के मन की भावना थी कि राम मंदिर बने, वो बना, हमने 3 तलाक को हटाया, मुस्लिम महिलाओं के लिए ये काम किया। ये जो तमाम बातें आप गिनवा रही हैं नेहा, हरियाणा में इनका इम्पैक्ट मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जब आप ये सब गिनवा रहे हैं तो फिर क्योंकि हरियाणा में भी आपकी सरकार है ना, तो जवाबदेही वहां भी बराबर है, उस लिहाज से 10 की 10 रिपीट करना क्या आसान है? देखिए, मैं इसको आसान या मुश्किल शब्द में नहीं बांटूंगी वरुण जी। मुझे ये लगता है कि जनता के मन की बात क्या है, लोगों को क्या चाहिए। लोगों को एक सशक्त नेतृत्व चाहिए केंद्र में। उनको भारत देश की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में चाहिए जिनका जो है सुरक्षा का भाव जो उन्हें दे पाए, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में अगर आप देखें तो पूरे देश भर में कोई भी ऐसी बहुत भयानक घटना, चाहे वो बम विस्फोट की घटना हो, कोई नहीं मिली। आतंकवाद को जो हमने जड़ से खत्म करने की बात का वादा किया था, देश की जनता को सुरक्षित रखने की भाव से हमने बात कही थी, एक भी आतंकवादी घटना, चाहे वो सीरियल ब्लास्ट हो, कांग्रेस के समय में आप देखते थे हैदराबाद हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे। आए दिन आतंकवादी घटनाओं का हमारे सामने रूबरू हुए होते थे, और जो हमारे वो है पड़ोसी मुल्कों की जो हर सरहदें हैं, वहां पर आए दिन हमारे फौजियों की शहादत हुआ करती थी। एक तो ये सुरक्षा का भाव। दूसरी बात मैं कहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, उन्होंने जो गारंटी दी, बहुत बार मुझसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इनेलो के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता गारंटी की बात पूछते आए हैं। मैं हर बार जवाब देती हूँ, एक चंद सेकंड्स में मैं उनकी बात का जवाब दूंगी कि कौन सी गारंटी काम करेगी। जो हमने पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को आवास दिया है, आयुष्मान योजना के तहत हमने फ्री इलाज जो गरीबों को दिया है, वो गारंटी काम करेगी। किसानों को किसान सम्मान निधि दी, वो गारंटी काम करेगी। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को जो हमने गैस कनेक्शन दिए, वो गारंटी काम करेगी। विश्वकर्मा योजना के तहत हमने जिन मजदूरों को जोड़ा, वो जो विस्तार से आपकी बात आ गई। मैं फिर दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगा। आप कह रही हैं आपके पास गारंटियां हैं, आपके पास चेहरा है, आपकी तैयारी है, उस लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं। कमल हांडा, 2019 में 10 में से 0, 2014 में 10 में से 1, यह रिकॉर्ड रहा कांग्रेस का हरियाणा में। कितना उसे बेहतर करने के चांस हैं? एक सवाल ये। दूसरा ये, बीजेपी में नियुक्तियां या फिर कह लीजिए जो जिम्मेदारियां हैं वो लग रही हैं, आपके यहां भी ऐसा लग रहा है कि अभी उम्मीदवार घोषित होने में थोड़ा और समय लगेगा? वरुण जी, आपको नमस्कार जी। प्रवक्ताओं को नमस्कार, नेहा बहन को नमस्कार, और आपका टीवी देखने वालों को भी, जनता टीवी देखने वालों को भी मेरा सादर नमन जी। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो यार अब चुनावों में आएगा 2024 के। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़बान से मेरा परवरदिगार बोलता है। हाँ, और साहब और काम तो जैसे उसको कुछ आता ही नहीं। हाँ, वो झूठ बड़े शानदार बोलता है। और एक मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 पंक्तियां पढ़ दूं मैं। जिसे ना निज गौरव ना निज देश का अभिमान है, जिसे ना निज गौरव ना निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निराह है और मृतक समान है। तो ऐसा है सर कि हमारी तैयारी हमारी अंदर खाते बहुत चल रही है। हमारे लोग भी बहुत काम कर रहे हैं। 10 लाख हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं। हमारे लोकसभा के सभी प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। हाँ, जहां तक कैंडिडेट्स के उसकी बात करने की है, घोषणा करने की बात है, दैट इज इन द रूम, वो जल्द हो जाएगी। आपको पता भी, चर्निंग इज गोइंग ऑन। और जैसे ये बहुत सारे काम गिना रही थी, जरा मैं 2-4 जवाब मैं भी दे दूं, आपकी इजाजत हो वरुण जी? बिल्कुल बिल्कुल जी। इन्होंने कहा कि हमने सैनिकों को, सरहदों को सुरक्षित किया, तो मैं 3 बातें इनसे पूछना चाहूंगी। पुलवामा में कैसे हमला हो गया जबकि इनपुट्स पूरे थे, उसके बारे में आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। और प्रधानमंत्री उस टाइम पे जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे जब इन्हीं के गवर्नर ने उनको खबर दी। दूसरी बात इन्होंने कही कि दूसरी सरहद हमारी अरुणाचल प्रदेश की, आप ही के भाजपा के सांसद मिस्टर माओ ने कहा है कि अरुणाचल में चाइना 60 किलोमीटर घुसा है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं मान रहे। और इधर आप जम्मू कश्मीर की बात ले लीजिए, वहां पर भी हमारे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट ले लिए गए, कॉलोनियां बसा ली गई, उसके बारे में इनके पास कभी कोई जवाब नहीं होता। बल्कि मैं एक आधिकारिक बयान, ऑफिशियल बयान चाइना का बताना चाहूंगी। सरहदों की बात पर अभी जवाब दे रही हूं मैं।
उनका आधिकारिक बयान ये है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का अभिन्न हिस्सा है, उसे हम भारत का हिस्सा मानना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो शुरू से बोलते रहे ये बात, तो वो तो 70 साल से बात कर रहे हैं जी, ठीक है, ये बात तो वो 70 साल से बोल रहे हैं। उनके आधिकारिक बयान की वैल्यू क्यों है भाई? 200 की 200 सीटें जीतनी है। वैसे तो ये झूठ बोल बोल कर इनको ना पता नहीं चलता कि अब ये कर क्या रहे हैं। ये इतनी बौखलाई हुई क्यों है भारतीय जनता पार्टी की? हमारे कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए गए, खुद करोड़ों के, लाखों अरबों करोड़ों के इन्होंने चंदा लिया, धंधा लिया और उसको आरटीआई के दायरे से बाहर रखा। हमारे ऐसी जो आपने कांग्रेस के क्यों बंद किए, बता दें जरा मुझे ये एक बात। और आपने क्या क्या काम किए जरा मैं गिनवा भी देती हूँ। हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा पर ही फोकस रहना चाहिए ना हमारा। जी जी बिल्कुल। पोर्टल आपने खेला, परेशान किया लोगों को, यहां भागो वहां भागो, एक जगह से जाते दूसरी जगह जाओ, दूसरी से तीसरी जगह जाओ। धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, परमानेंट परेशानी पत्र आपने किया। 37 पेपर लीक करके आपने आरएसएस और गुजरातियों को नौकरी दी। क्षेत्रवाद की भी बात मैं बता देती हूँ जो आप करते हैं। आपके जो यहाँ पर हरियाणा में इंडस्ट्रीज लगनी थी, उनको आपके जो है ना केंद्र में बैठे हुए आपके आका, जिनके आप लोग चारण भाट हैं, वो गुजरात में ले गए। महाराष्ट्र की भी इंडस्ट्रीज और हरियाणा की भी इंडस्ट्री जो यहाँ लगने वाली थी, और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। और नशा कितना बढ़ गया हरियाणा में, कितने युवा रोज आत्महत्या कर रहे हैं। देश में हर रोज 500 और 550 के बीच में सुसाइड्स हो रहे हैं। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? महिलाओं की सुरक्षा की बात करूं मैं, संदेश खाली का ये एग्जाम्पल बड़ी जल्दी दे देते हैं कि हाँ भाई मुझे यहाँ की बेटियों ने बुलाया, जैसे कि इनके आका ने वहां जाकर बोला। तो क्या मणिपुर में जो थी महिलाएं वो कौन थी? हमारी पहलवान बेटियां कौन थी जिनको आपने संसद के जिस दिन उद्घाटन हुआ उसी दिन पिटवाया और पुलिस ने उनके मुंह पर जूता रखा? मेरे सामने आया तो मैं उस पुलिस वालों को भी पूछूं कि तुम्हारी बेटी होती तो क्या ऐसा करते तुम? और बता दूं मैं बीएचयू की छात्रा, लेटेस्ट आपका कानपुर का है, महिला सुरक्षा में भी आप निष्फल रहे हैं, बल्कि आप महिला के धुर विरोधी हैं। कठुआ के पुजारी ने 8 वर्ष की बच्ची, जिसका हम कन्या पूजन करते हैं हमारे हिंदू धर्म में। आप 1 मिनट सर 5 सेकंड और दीजिएगा। आप अपने आपको सनातनी बहुत कहते हैं ना। गंगा जल आपने बेचा, गंगा का जल आपने छिड़का जहां जहां से राहुल जी की यात्रा गई। गंगा जल को यूं जमीन पर फेंकना चाहिए? चलिए ठीक है, आप और ठीक है कमल जी, बस रुक जाइए, अब रुक जाइए कमल जी, बस ठीक है, मैंने आपको समय दे दिया, रुक जाइए जी। रजवंत दहीनवाल भाई, तैयारी के लिहाज से आपकी एक सीट घोषित है, अभी आप वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बीजेपी की तैयारी, जो एक कार्यक्रम हो गया, मतलब घरौंडा में उनका कार्यक्रम हो गया, 6 उम्मीदवार घोषित हो गए, चुनाव के प्रभारी सह प्रभारी घोषित हो गए, बताया जा रहा है कि 23 तारीख तक मोहर लग जाएगी बची हुई 4 सीटों पर, जानकारी आ रही है। तैयारी के लिहाज से बीजेपी आगे है या फिर आप लोग अभी वेट एंड वॉच है? नहीं, वेट एंड वॉच की बात नहीं है वरुण भाई। उनकी तैयारी है, रैली होगी, प्रोग्राम होगा, ये चीज मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तैयार कितना है। ये तैयार नहीं है, ये मानसिक रूप से तैयार नहीं है, ये दिखावे के लिए तैयार है। उसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। जो लोग सत्ता में होने के बाद जो 400 पार का नारा लगाने की बात कर रहे हैं, वो 10 सीटों पर कैंडिडेट उतारने में असमंजस की स्थिति में हो, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से 400 पार ये की बात कैसे रजवंत भाई, सबसे ज्यादा उम्मीदवार घोषित किया, आप उन्हें असमंजस में कह रहे हैं? असमंजस में इसलिए है कि जिनकी 10 की 10 सीट है, उनके वो अपने कैंडिडेट अगर डिक्लेयर नहीं कर पा रहे तो और कैसी बात कहूंगा वरुण भाई। लेकिन आपने कौन सा कर दिए? आपने कहां कर दिए? मतलब बात वही तो चीज आ रही है कि अगर संगठन पे अगर गठन कर रहे हैं, अगर हमारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, या अगर हमारे लोकसभा के प्रभारियों की नियुक्ति अगर की जा रही है, या अगर हमारे लोकसभा स्तर पर जो भी कार्यक्रम आयोजित करके कैंडिडेट्स के बारे में राय शुमारी की जाती है, क्या वो तैयारी की श्रेणी में नहीं आती? नहीं भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो, आप ये उनके 6 उम्मीदवार घोषित हो गए, आप कह रहे हो वो असमंजस में है? नहीं, निश्चित तौर पर असमंजस में है। और ये आप मेरे को सिंपल सी चीज बताएं कि जो व्यक्ति 10 की 10 सीटें जीते बैठे हो और उनको तो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, वो तो एकदम तैयार करके कह देते हैं, बोले जी हमारे तो 10 कैंडिडेट ये हैं। इसका मतलब वो भी तो किसी न किसी की वाच में है, वेट एंड वॉच की स्थिति में तो वो भी बैठे हैं। ठीक, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा वरुण जी, उनको अपनी हार नजर आ रही थी। जो बार बार 400 पार की बात कर रहे थे, उनको अपनी हार नजर आ रही है। अब जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से डिक्लेयर किए, उस दिन से देखिए आप किस प्रकार का माहौल बन रहा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला के सामने उनका कैंडिडेट के बारे में ये रोज अखबारों में पढ़ने की बात आ रही है कि वो किसी के हाँ के इंतजार में बैठे हैं। कोई हाँ करेगा तो ही वो कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, अगर वो हाँ नहीं करे तो दूसरे का नंबर आने दो। ये इतना कॉन्फिडेंस। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा की बात भले ही करें, हरियाणा में जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, हरियाणा की जनता के लिए क्या किया, मैं उस चीज पे आना चाहूंगा। हरियाणा की जनता ने जो इन्होंने किया, सबसे ज्यादा इन्होंने लाठियों से पीटने का काम किया। वोट हरियाणा की जनता ने देनी है। हरियाणा की जनता ये देखेगी उन्होंने, सरकार ने उनके लिए क्या फायदा किया।
सरकार ने उनके लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं लेके आई, किस प्रकार से आपने देखा होगा सरपंच जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर लाठियां चलाने का काम किया, किसानों के ऊपर इन्होंने लाठियां गोलियां चलाने का काम किया। इन्होंने किसी भी विभाग, कोई भी वर्ग एक ऐसा नहीं छोड़ा। मैं बार बार ये रोज इस चीज को दोहरा कर ये बताना चाहता हूं कि ये चीज जनता भी जानती है कि हमारा दुख कैसा है, जनता को यह पता है कि हमारी आवाज उठाने वाले कौन है, इसलिए हम बार बार इन चीजों को लेके आते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उन खिलाड़ियों को इन्होंने अपमानित करने का काम किया, और अब ये उनसे वोट लेने के लिए किस मुंह से जाएंगे, इसलिए कि अपना एक नई प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। जो 4.5 साल की जो गठबंधन की सरकार थी, वो गठबंधन की सारी जो ये बार बार उपलब्धियां थी, वो उपलब्धियां धराशायी होगी। आपने देखा होगा किस प्रकार से 4.5 साल में इन्होंने हर वर्ग को परेशान किया, और आज जो साथी एकदम इनसे छूट गए वो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बोला आपने किसानों के लिए ये किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, उनको अभी मुआवजा नहीं दिया। मैं तो उनका साथियों से भी पूछना चाहता हूं कि जब आप थे तो कौन सा मुआवजा दे दिया था, जो उस समय भी उनका फसल का बीमा पड़ा था, और उनको भी उस समय भी हड़ताल करने पड़ते थे, उसमें भी धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे। जो लोग बार बार ये कहते हैं कि हमने अच्छा काम किया 9.5 साल में, जो ये कहते थे कि हम 9.5 साल में अपनी कार्रवाई को लेके जनता के बीच में जाएंगे, अपने रिपोर्ट कार्ड को पेश करेंगे, आपने देखा होगा कि 9.5 साल का रिपोर्ट कार्ड उनका एकदम फेल हो गया। वो रिपोर्ट कार्ड उनका बदल गया। अब रिपोर्ट कार्ड केवल रिपोर्ट है, इनके पास उस कार्ड में कुछ लिखा हुआ नहीं है। जनता के बीच में लेके क्या जाएंगे? नायब सिंह सैनी जी को इन्होंने एक शरीफ आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, नाकाम शरीफ आदमी आराम से खोलने का काम कर दिया। बंद नहीं होगी तो मत करना। ठीक है, मैं क्या उपलब्धि करूंगा? वो तो पीछे वाले अगर मंत्री की बात करें, जिस प्रकार गब्बर सिंह जी की बात करते थे, जो पार्टी के गब्बर सिंह बोले जाते थे, उनको बेचारे को मंत्री पद से हटा दिया। इसका मतलब गब्बर सिंह जी काम ठीक से नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, जो मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे थे कि मैंने अपनी हर तरह से मैंने जनता को खुश किया है, वो जनता को तो खुश पता नहीं कर नहीं पाए, अपने आकाओं को खुश नहीं कर पाए। इसका मतलब ठीक, मैं आता हूँ। जी आपकी बात आ गई, विस्तार से बात आ गई रजवंत भाई। तो ये चीज इनकी एक मिनट 10 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। ये इनकी नाकामियां जनता के सामने आ चुकी हैं, और जनता ने जब उनका विरोध जताना शुरू किया तो इनकी जो हाईकमान है उन्होंने फैसला लिया कि किसी प्रकार से नाकामियों का पर्दा डाला जाए। और जनता जो सवाल बार बार पूछ रही है, मनोहर लाल खट्टर जी के विरोध में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ था, नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया। बस ठीक है, मैं आ गया जी। आ रहा हूँ, 1 मिनट, मैं नेहा आपके पास आ रहा हूँ। एक बार नरेश को और चर्चा में शामिल कर लूं। नरेश, आप जिस एक सीट पर लड़ रहे हैं वहां आपकी तैयारी, और अभी क्योंकि सबसे पहले उम्मीदवार वहीं घोषित हो गया था, और दूसरी पार्टियों की तैयारी आप कैसे देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अपनी तैयारी देखनी है, दूसरों की तैयारी क्यों देखते? क्योंकि हम एग्जाम देने जाते हैं, अपनी तैयारी पर ध्यान देते हैं, हम देखते हैं कि दूसरा पहलू पास होगा, क्योंकि हमें किस तैयारी करनी है, हम करते हैं उस तरीके से कार्य करता है। और मानसिकता जी पूरे तरीके से हर एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, उनके साथ में इंडिया गठबंधन के जो भी सहयोगी है सभी लोग लगे हुए हैं। अब एक चीज पॉइंट टू पॉइंट बातों पे आ जाते हैं। इनके हमारे सपनों का हरियाणा जो था, इन्हीं का स्लोगन था बीजेपी का, तो वो मंगेश लाल के सपने हरियाणा प्रदेश को दिखाए थे इन्होंने। 2014 के अंदर 150 से ज्यादा इन्होंने कमिटमेंट किए थे अपने मैनिफेस्टो में। अगर इनके पास हो तो पूछ लीजिए, कोई पेपर के अंदर भी छुपा रखा हो या गायब कर दिया हो, क्योंकि इनके पास फाइलें जला दी जाती हैं, इनके यहाँ पे फाइलें गायब कर दी जाती हैं हरियाणा के अंदर। तो वही पूछ लीजिए इनके अंदर अपना मैनिफेस्टो है या नहीं है। फिर 2014 में से सिर्फ 9 या 10 मैनिफेस्टो की जो बातें थी वो पूरी की। फिर आ जाइए 2019 के अंदर इनके 250 से ज्यादा कमिटमेंट थे वो, लेकिन उसमें भी 8 से 10 कमिटमेंट अभी पूरे कर पाए। क्या ये 200 कमिटमेंट मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरी कर देंगे? जो 9 साल के अंदर नहीं कर पाए तो वो भी नहीं कर पाएंगे। अब आज आप थोड़ा आपसे कई बार सवाल ऐसे पूछ लेता हूँ, आपको लगता है कि कुछ आपके मतलब के ही होते हैं हर बार, जितनी बार भी आपसे डिबेट में हुआ है। तो आज आप क्या पहन के आए? थोड़ा चप्पल या जूते पहन के आए? नहीं, अब वो ठीक है, कोर्ट के नीचे जो है उसे छोड़ दीजिए। नहीं, उसके लिए बात आता हूँ कि प्रधानमंत्री जी कहते थे कि एक हवाई चप्पल वाला भी जो है ना हम यात्रा करवाएंगे। आज वो हवाई चप्पल वालों की चप्पल तो उतार के गायब करवा दी है मोदी जी ने, तो वो चप्पल आपको ढूंढने से मिल गई। तो आप भी तो चप्पल में नहीं आए, कितनी बार 1 साल में किया आपको पता है कि आपका अगर आपकी ऑनलाइन एवरेज सैलरी से होगा कंपनी को छोड़ के, आप कितनी बार अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर पाए? उस चप्पल को कोई मिल रहा है? आपने वो चप्पल मिली नहीं मिली पहले तो ये तो एक चप्पल वाली बात थी। मैं तो एग्जाम्पल 2011 से पहले आपको बताया कि मैं भी बहुत ज्यादा राजधानी के अंदर सफर किया था। तो उस
उसके अंदर ऑन एन एवरेज जो किराया आता था 1500 से 2000 के बीच में आता था। आज राजधानी का किराया 4000 से प्लस हो चुका है, वंदे भारत का किराया 4000 से प्लस हो चुका है इनका। तो और फ्लाइट का किराया भी इतना ही है 5000 के करीब। जो फ्लाइट का किराया मैं घूमने, वंदे भारत का किराया तो 1600 रुपए है ना एक तरफ का। कितने का एक बार अब एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठेंगे क्या? क्लास डिपेंड क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं नहीं भाई, मैं अगर मेरे से पर्सनल बात हो रही है तो बता दूं, मैं तो ट्रैवल करके आया तो 1600 रुपए किराया है, एग्जीक्यूटिव क्लास में नहीं बैठ रहा मैं फिलहाल। ठीक है, मैं स्टाफ में ट्रैवल करती हूँ, 400 किराया होता था, अब 1100। वरुण भाई, मैंने अभी ये तो आपको क्या आपके पास चप्पल से आपने ट्रैवल किया था, वो चप्पल मिली नहीं मिली, पहले बात तो उसका सवाल था। टिकाऊ चप्पल है मेरे पास, लंबी चलती है 1 साल। चलो अच्छी बात है, उससे आप सफर तो कर पा रहे हैं। आप फैमिली के साथ घूमने चाहिए, शायद गोवा भी घूमने जाओ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली को 2 या 3 टूर कर सको, कि आपको शायद लगता हो कि बजट के अंदर जो है आप चलिए कर पा रहे हैं। एक मिनट एक चीज सुन लीजिए, अब उसके बाद एक और करते हैं जो भी बातें हैं। अब जो हमारे को बहुत बड़ी बातें करेंगी कि बम विस्फोट के लिए बात करता हूँ मैं। आतंकवादी हमले 942 आतंकवादी हमले देश के अंदर हुए हैं 2014 से लेकर अब तक के लिए, और उसके लिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के अंदर होते 16 जवान शहीद होते। उसके अंदर पुलवामा के अंदर आपने देखा, पठानकोट के अंदर आपने देखा, उन्हीं के अंदर आपने देखा, गढ़चिरौली के अंदर आपने देखा, दंतेवाड़ा आपने देखा, पलामू को देखा, औरंगाबाद देखा, कोरापती, सुकमा और रावापल्ली छत्तीसगढ़, अमरनाथ की 10 जुलाई के अंदर जो है 20 जवान शहीद हुए थे, ये असली शहीद हुए थे। तो ये तो आपकी लिस्ट बता रही है, आप ही आंकड़े जारी कर रहे हैं जिसके अंदर जो कहते थे ना कि देश सुरक्षित हाथों में है, जो अपनी जनता को सैनिकों को गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ही बताता हूँ, सुन लीजिए। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताता हूँ कि आंकड़े कहते हैं 176% जो है ना आतंकी हमले तो बढ़े हैं। 2014 से लेकर 2018 तक आम नागरिक जो है 35% आम नागरिक की जो है ज्यादा डेथ हुई है। आप सुन लीजिए, सुरक्षा बलों की जो संख्या है 93% जो बढ़ चुकी है। आपको पैसे देना कीजिए। और सुन लीजिए, इस देश की विडंबना देख लीजिए कि माननीय मोदी जी ने जो एक जवान शहीद हुआ था, जो पहले न्यूज पेपर के ऊपर आते थे, उसको छुपा के आपने एक मिनट जवानों की बात आ रही है, उसके बाद सुन लीजिए। पहले हमारे देश का एक जवान शहीद होता था ना, सबसे पहले फ्रंट पेज के ऊपर न्यूज पेपर के ऊपर छपता था उसका, लेकिन आज उसको वही जवान की जो न्यूज है उसको डाल दिया। नरेश भाई रुक जाइए, अब राजनीति। ठीक है नेहा धवन भाई, क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है, एक मिनट, राज्य में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, इसलिए उपलब्धियों के साथ जवाबदेही ज्यादा है। सबका ये कहना है कि किया क्या जो आपको वोट मिलेगा। ऐसा है वरुण जी, ना तो विपक्ष को हमें ये बताने की आवश्यकता है हमने क्या किया है, जनता ने वोट देना है, जनता को मालूम है हमने क्या किया है। जब कांग्रेस के समय में ट्रांसपेरेंसी का बिगुल बजाने वाले लोग भ्रष्टाचार के नाम पर नेताओं की चाटुकारिता कर कर, भाई भतीजावाद कर कर, क्षेत्रवाद करके नौकरियां बांटते थे, और जिस ट्रांसपेरेंसी से हमने अरे आप चुप रहिए ना गणेश जी, चुप रहिए आप बीच में। अब सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, बीच में आपने जब आपका माता है तो सुनने की माता है बीच में, आप चुप रहिए। अब आप सुनने के लिए आपका सम्मान महिला होने के नाते फिर आप सवालों के जवाब दीजिए, सवालों के जवाब देने आने चाहिए, धमकाने के लिए तो क्यों जोड़ते हैं उसका जवाब जो नरेश भाई रुकिए, नरेश भाई रुक जाइए, नरेश भाई रुकिए, अब रुक जाइए प्लीज, रुकिए। एक एक करके सबने बोला, 3 लोगों ने बोला, जवाब लेने दीजिए, इनकी बातें पूरी होने दीजिए। करिए आप अकेले वन वे कम्युनिकेशन करें ना। रुक जाइए। नेहा अपनी बात कंप्लीट करिए। अभी बीच में ये कांग्रेस की प्रवक्ता बोले, अरे रुकिए, आप अपनी बात रखिए ना भाई, अपनी बात रखिए, सबको मैंने रोक दिया ना, बोलिए अपनी बात रखिए। जो है कभी सम्मेलन शुरू हो जाता है डिबेट के नाम पर। रुकिए नेहा जी अपनी बात रखिए, पॉइंट रखिए अपने, डाइग्रेस करते हैं ये। रुकिए कमल जी, रुकिए प्लीज। देखिए, सबसे पहले इनको ये समझ में आना चाहिए कि जिन खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, अगर देश में, प्रांत में उन खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती
तो आज देश की 2.09% जनसंख्या वाला राज्य 37% मेडल जीतकर नहीं लाता। 2014 से पहले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक विजेताओं की सम्मान राशि 5 करोड़ रुपए थी, लेकिन हमने उसे बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए कर दिया। ओलंपिक पैरा ओलंपिक प्रतिभागियों की खिलाड़ियों को जो राशि दी जाती थी 11 लाख रुपए दी जाती थी, हमने बढ़ाकर 15 लाख किया। एशियन पैरा ओलंपिक विजेताओं को सम्मान राशि 2 करोड़ रुपए दी जाती थी, हमने 3 करोड़ किया। कॉमनवेल्थ पदक की सम्मान राशि 5 करोड़ रुपए दी जाती थी, 1 करोड़ दी जाती थी, हमने उसको 1.5 करोड़ किया। ऐसे ना जाने कितनी है, चाहे वो अर्जुन अवार्डी है, चाहे वो भीम पुरस्कार है, और चाहे वो खिलाड़ियों को नौकरी देने की बात है, हमने उस चीजों में इजाफा किया और उनको इतनी फैसिलिटीज उपलब्ध कराई कि आज देश में 37% मेडल जो है वो हरियाणा प्रांत लेके आता है। क्या ये काम नहीं दिखता? हमने अपने राज्य में यूनिवर्सिटी बढ़ाई, हमने अपने राज्य में कॉलेज नए खुलवाए, हमने अपने राज्य में नए स्कूल्स बनवाए, उनकी अपग्रेडेशन किया, उनमें कमरों का निर्माण कराया, उनकी छतें मुरम्मत कराई। कम से कम 2500 के आसपास ऐसे जो स्कूल आए थे हमारे सामने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सामने, जहां पे शौचालय और पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, वो हमने 15 दिन के अंदर मुहैया कराई। लेकिन उसके बाद भी 1.5 साल तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और इनेलो उसका मोटिव बनाकर उसका पॉलिटिसाइज करते रहे और उसका मुद्दा बनाते रहे, जबकि वो 15 दिन में ही सॉल्व हो चुकी थी। ऐसे कितने काम हैं। ट्रांसपेरेंसी से नौकरी देना आज अगर कोई संभव कर पाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर पाई है। आज अगर रेडी वाले का बच्चा नौकरी रखता है, आज अगर मजदूर का बच्चा नौकरी लगता है, आज अगर एक किसान की बेटी जो है वो HCS अधिकारी रख जाती है, तो ये संभव हो पाया है केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और उन्हीं के सपने को नायब सैनी जी आगे बढ़ाएंगे। आप खुद जानिए, जब तक नेताओं के घर के चक्कर पूरा का पूरा गांव चला जाता था, वहां बैठ के धरने देता था और बोलता था कि हमारी चोरी लगा देना, हमारी चोरी लगा देना, हमारा छोरा लगा देना, इस बार तो न सरकारी नौकरी एक भी को नहीं मिली हमारे गांव में, हमारा छोरा लगा देना। INLD के समय पे भी यही भाई भतीजावाद था, कांग्रेस के समय में भी यही भाई भतीजावाद था। लेकिन आज वो सारे दलाल जो नौकरियां बेचा करते थे करोड़ों में, लाखों में, आप देखिए सब इंस्पेक्टर की जॉब लाखों में बिकती थी, कॉलेज के प्रोफेसर की जॉब लाखों में बिकती थी। अगर आपने नर्स लगना है तो आप जो है अलग रेट था, सिपाही का अलग रेट था, क्लर्क का अलग रेट था। लेकिन आज वो सब दलाल घर में बैठे हैं, इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है INLD के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को। और जहां तक ये कांग्रेस माइंड योर लैंग्वेज बोलती रहती है आलतू फालतू उल जलाल, तो वाला कोई नहीं है कि आप यहाँ पर बैठकर जो भी बात बोल रही हैं। आप 2014 से पहले जरा अपने कच्चे चिट्ठे खोलिए, आपको शायद उन घोटालों के नाम याद नहीं होंगे। कांग्रेस ने 4,62,000 का घोटाला, करोड़ रुपए का घोटाला किया अपने 50 साल के अपने कार्यकाल में। आपको शायद घोटालों के नाम तक याद नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको अगर नेहा जी उतना समय नहीं है, फिर टाइम नहीं मिलेगा फिर सर। नेहा जी रुकिए वरुण जी आ रहा हूँ, कमल जी आ रहा हूँ, प्लीज मुझे सबको टाइम देना, मैं आऊंगा। लोगों का जवाब देने के लिए समय तो देना चाहिए ना। नहीं ठीक है नेहा जी, नहीं अब उतना विस्तार में मत जाइए ना, आपने पॉइंट्स अपने जो थे वो बता दिए। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से आज जनता की जन कल्याणकारी नीतियां हमने बनाई, उनका क्रियान्वयन किया और सफल क्रियान्वयन किया। राजीव गांधी जी के खुद के शब्द थे कि मैं 100 रुपए केंद्र से भेजता हूं, लेकिन जनता के खाते में पहुंचने तक वो 10 रुपए भी नहीं रह जाते। आज 100 रुपए क्लिक के माध्यम से ऑनलाइन 100 रुपए के 100 रुपए पहुंचते हैं और लोगों को मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपके 100 रुपए पहुंच गए, क्योंकि इनके दलालों की खाते बंद हो गए, इनके दलालों की दुकानें बंद हो गई। ठीक है, विस्तार से बात आ गई। ठीक है कमल हांडा। हाँ जी, सब ये दलालों की बात कर रही है, सबसे बड़े दलाल तो इनके केंद्र में बैठे हैं जिन्होंने देश की दलाली की। अब ये चुपचाप सुने मुझे भी, अब बीच में मत बोलना, अब बीच में मत बोलना नेहा, और शर्म आनी चाहिए आपको। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव आपने कैसे जीते, उसके बाद भी आप अपना सीना तान के आप कहते हैं कि हमने ये काम किए। शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए आपको। मैं बताऊं, मैं बातें बताती हूँ। 2 लाख पद खाली है, कच्ची नौकरी आपने दी, इजराइल में आपने भेजा हरियाणा के लोगों को, और आपने युवाओं को पीटा। किसानों के साथ क्या किया आपने? ड्रोन से छर्रे चलवाए, 750 किसानों की हत्यारी आपकी सरकार। और सुनिए जरा, कार्यालय आपके हर जिले में है, 5 स्टार ऑफिस जैसे। कहां से पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है? हमारी जेबी कट रही है ना। 1100 का सिलेंडर मिल रहा है जो 300 का वायदा किया था, ठीक है, और चीनी 13 रुपए किलो देनी थी। और क्या किया आपने?
दो चीजों के नाम बता दो जिसको आपने सस्ता किया हो, एक काम बता दो जो आपने किया हो। आपने 5000 स्कूल बंद करने का काम किया, और आपने क्या क्या काम किया? आपने बताया कि हमारे नरेंद्र मोदी जी बड़े हरियाणा को माँ कहते हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपकी आवाज म्यूट है, सुन लीजिए। जो कहते थे कि मेरी हरियाणा मेरी माँ है, उनकी जब अपनी मदर की डेथ हुई, जब उनका निधन हुआ, उन्होंने बाल नहीं उतरवाए बल्कि मेकअप। कमल जी कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई सेंस है इस बात का? बताया कि कमल जी ये क्या तरीका है? ये विषय पे है आप? किसी की माता का निधन हुआ, किसने बाल नहीं उतरवाए? वाकई डिबेट का विषय है क्या? आप कैसी बात करती हैं? आप कैसी बात करती हैं? प्लीज सनातनी है, नहीं, कैसी बात करती हैं आप? प्लीज पॉइंट पर आ करें आप, प्लीज पॉइंट पर आ करें। नहीं, धर्म के नाम पर ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। धर्म के नाम पर किसी के घर में किसी के निधन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने का क्या अर्थ बनता है? बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है ये टिप्पणी। क्यों नहीं जांच किया जा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं कमल जी, नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है कमल जी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है जो आप कुछ भी कह देती हैं। के चुनाव में जो आपने ऑन कैमरा घपलेबाजी की, इलेक्शन भी पॉइंट बात करा करें। किसी के परिवार में किसी की मां के निधन पर आपको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है कमल हांडा। कमल हांडा आपको अधिकार नहीं है, नहीं मैं ऐसा कोई मंच आपको सौंपने वाला हूं। प्लीज रजवंत अहिनवाल वापस चुनाव के मुद्दे पर। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आप अपने आप मुद्दे पर नहीं आती है। सनातनी क्यों कहते हैं? नहीं, आप रुक जाइए ना, आप नहीं देंगे ना सर्टिफिकेट किसी को सनातनी होने नहीं होने का। किसी के घर में किसी की मां के निधन पर आप टिप्पणी नहीं करेंगी, प्लीज नहीं करेंगी आप। नहीं, मैं आपको मंच दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा मंच। रुक जाइए, चंडीगढ़ मेयर के चुनाव कुछ भी नहीं है। तो आप किसी एक पॉइंट पर अपनी बात करिए। आपको पता है बात किस पे हो रही है? लोकसभा चुनाव और हरियाणा की 10 सीटों पर बात हो रही है, उन पर बात करिए आप। प्रधानमंत्री की दिल्ली भरा पड़ा है। रुक जाइए, आप पॉइंट पर बात करा करिए। इतना डरते हैं आप, इतना बखला गए आप। मुंह से निकालती हैं, अभी भी चुप हो जाइए, अभी भी लगाम रखिए अपनी जबान पर, नहीं तो और भी कुछ रुक जाइए कमल जी, प्लीज रुक जाइए। नेहा आप भी रुकिए, मैं बात कर रहा हूँ, रुक जाइए। कौन दीदी का प्रोग्राम बता रही थी? रुक जाइए कमल जी, रुक जाइए, बस हो थोड़ा गया। देश का सोच लीजिए, रुक जाइए, देशद्रोहियों का साथ मत दीजिए। रुक जाइए कमल जी प्लीज, कमल जी प्लीज, ना डराइए मत प्लीज, अब डराइए मत। नहीं नहीं प्लीज ना करे, अच्छा नहीं लग रहा है जो आप करिए, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज। हाँ नहीं, सच बोलिए, पॉइंट पे बात रखिए। आप बताइए, ये लोकसभा चुनाव की डिबेट का किसी व्यक्ति की मां के निधन से क्या लेना देना है? बताइए क्या पॉइंट है इसका? लोकसभा चुनाव की डिबेट का किसी व्यक्ति की मां के निधन से क्या लेना देना है? बताइए बताइए बताइए, कोई तरीका नहीं है बात करने का। रुक जाइए, रुक जाइए, बस रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, बस रुक जाइए, रुक जाइए कमल हांडा, रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। जो कार्ड ले जाते हैं लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कोई एंटरटेन नहीं करता कि सरकार पैसा नहीं देती है। उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ लोगों ने सिलेंडर, आप बोलिए उज्ज्वला योजना पे, आप बोलिए किसानों को आपने किसने रोका है? दोबारा नहीं भराया। आपके सारे काम तो फेल है। रेड कार्पेट आप बिछाते जाइए, बेवकूफ बनाते जाइए जनता को, लेकिन अब जनता जाग गई है। आपको बताना चाहूंगी पार्टी को, चलिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, नेहा प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, रुक जाइए। रजवंत अहिनवाल बिल्कुल ही रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज, मुद्दे पर आइए। बेवजह का माहौल घुमाया। बताइए कहा किस विषय में बात हो रही थी? क्या हरियाणा का इनसाइट था? कहां हम चले गए? रजवंत भाई मुझे आप ये बताइए, 24 का चुनाव जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है और जिस तरीके से आप कह रहे हैं, क्योंकि आपने पूरे हरियाणा में यात्रा की है, तो फिर ये जो बाइपोलर है, क्योंकि इतने सारी जो पार्टियां मैदान में है, जेजेपी है, आईएनएलडी है, एक गठबंधन है, बीजेपी है, वोट डिवाइड होगा तो फायदा किसको होगा? देखिए, फायदे की बात नहीं है। यहाँ पर सबको पता है कि कौन जनता के हकों की लड़ाई लड़ रहा है, कौन वोट कटवाने के लिए लड़ रहा है। यहाँ पर वरुण भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाएगी। बेवजह की बातों से कोई फायदा नहीं है कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। हमारे पास मुद्दे दुनिया भर के हैं कि उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे कि जनता की जो समस्याएं थी, सरकार ने उनको कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अगर बात करें किसी एक वर्ग की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बार बार ये कह रहे हैं कि इन्होंने विकास किया, विकास तो इन्होंने किया नहीं ना। इन्होंने 24 बड़े घोटाले किए हैं, कभी भी उन घोटालों के बारे में कभी भी इन्होंने जिक्र नहीं किया। देश में बेरोजगारी बढ़ी है, प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी, कभी उसका जिक्र नहीं किया। ये बार बार ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने नौकरी लगा दी, नौकरी लगा दी।
ग्रुप डी की और एचकेआरएम के माध्यम से जो नौकरी लगाई है, उन नौकरियों के आप पढ़े लिखे लोगों को आप ग्रुप डी में और एचकेआरएम के माध्यम से ले रहे हैं। यहाँ पे दुर्भाग्य है, जिस देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है जहाँ पर क्लास 1 और क्लास 2 जैसे पोस्ट और वो एचकेआरएम के माध्यम से भरे जा रहे हैं, और यहाँ पर जो प्रदेश नशे के गर्त में जा रहा है और वहां पर सोचने वाला कोई भी नहीं है, उनकी कोई सोचने वाला नहीं है। जहरीली शराब से युवा हमारे मर रहे हैं, उनके बारे में ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा। जहां पर घोटाले और भ्रष्टाचार इतने बढ़ गए, और जहां पर नगर निगम में, नगर परिषद में, अगर किसी भी विभाग में जाए, एक एक विभाग में करोड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है, और सरकार कह रही है कि हम रजिस्ट्री घोटाले पर कोई भी जांच नहीं बैठी, कोई इंक्वायरी नहीं, शराब घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ, छात्रवृत्ति घोटाला हुआ। कौन सा घोटाला ऐसा मैं बताऊं जो सरकार ने नहीं किया और उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई? ये अपनी पीठ थपथपाने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। हाँ, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा वरुण जी, अब मौका मिला है जनता को, इन्होंने जनता की कभी नहीं सुनी, लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा 2014 के बाद, जब ये जनता के पास मुद्दे लेके जाएंगे। 2019 में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ये केवल बरगलाने का प्रयास किया। 2014 में इनकी सरकार आ गई, जनता ने इन पर विश्वास किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने पुलवामा हमला कर दिया। पुलवामा हमला देश में भावनाओं में बहकर और इन्होंने वोट देने का काम किया, लेकिन अब जनता के पास मुद्दे हैं। ये मुद्दों को लेकर अगर वहां पर जाए फील्ड में, जनता इनको धक्के मार के भगाने का काम करेगी। क्यों? क्योंकि जब जनता को इनकी जरूरत थी तो ये जनता के सामने कभी भी नहीं आए, जनता से बात नहीं की। इनके मंत्री के बयान है कि जनता के बीच में जाना है तो लोहे के अंडरगारमेंट पहन के जाना होगा। ये इनके ही मंत्री के बयान है। यहाँ पर इनके ही सरकार के मंत्री और विधायक कहाँ मंत्री है वो? सरकार में हमारी नहीं चल रही, जिन्होंने कहा था वो मंत्री नहीं है। चलेगी। ठीक है, ठीक है, जिन्होंने कहा था वो मंत्री नहीं है, मतलब वरुण भाई सरकार में तो थे ना वो, अब नहीं है ना। ठीक है, सरकार थी ना जी। नहीं, आपकी बात नहीं, मैं तो उसी समय की बता रहा हूँ जब हालात परिस्थितियां जगह उनके ठीक नहीं है और मंत्री बनाते ही वो ठीक हो गए। वो किसान आंदोलन के समय कह रहे थे ना वो। नहीं, एक मिनट, वो किसान आंदोलन अब भी चल रहा है, जो बार बार किसान ये मांग कर रहे हैं कि स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट को लागू करें, जो कहते हैं कि हमारी आमदनी दुगनी करने की बात करें। इन्होंने थोड़ा समय कम है नरेश भाई, जल्दी से अर्जुन करने का काम किया। मात्र 10 सेकंड। जी जी। जो लोग बार बार ये कहते हैं कि हमने काम किया, किसानों की आय बढ़ाने के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया, किसानों को कर्जवान बनाने का काम किया। देश पर कर्जा हुआ, प्रदेश पर कर्जा हुआ, जहां पर 1,10,000 करोड़ का कर्जा था वहां पर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। जहां पर पूरे देश में 50 लाख का कर्जा, 50,000 का कर्जा था, वहां पर 200 लाख करोड़ का कर्जा इन्होंने करने का काम किया। और विकास के नाम पर क्या, केवल और केवल कहा कि हवाई जहाज। ठीक है नरेश भाई। बस वरुण भाई, छोटी शॉर्ट में बात है, फाइनल आपका कमेंट रहेगा कि इतना घमंड आ चुका है कि बीजेपी के नेताओं को और केंद्रीय मंत्री, मैं आपको बताऊं कि कल एक वायरल वीडियो ऑडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर माननीय केंद्रीय मंत्री ने फरीदाबाद से आते हैं, उन्होंने इतना बड़ा वैश्य समाज के लिए कमेंट किया कि वैश्य समाज को राजनीति करने का अधिकार नहीं। सुन लीजिए, अभी पुष्टि क्या, जब वीडियो ऑडियो लीक हो चुका, अभी के फोन से लीक हो चुका कई फरीदाबाद से, तो वो बता रहा हूँ आपसे, वो आपके पास अभी तक शायद पूरे हरियाणा के अंदर वायरल हो रहा है। लेकिन आप एक समाज को ऐसा नहीं बोल सकते कि वो समाज से, आपका समाज, आप भी उसी समाज से आते हैं, वैश्य समाज से, जिसके अंदर आप भी की है, हर तरक्की की, हर वर्ग की तरक्की की है, लेकिन आप एक किसी तरह बोल रहे हो कि वो सिर्फ तराजू लेके दुकान पे बैठ सकता है, उसका अधिकार नहीं है कि वो राजनीति करे। ऐसे घमंड के अंदर आते हैं। जब किसी के भी, हमारा देश इसलिए बना है कि हमारा धर्म निरपेक्ष है कि हर व्यक्ति को, विशेष को राजनीति करने का अधिकार है, हर बच्चे को, तभी तो इस देश के अंदर अधिकार है। आप किसी व्यक्ति विशेष को कैसे कमेंट कर सकते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि इस घमंड को जनता तोड़ेगी, क्योंकि हर विशेष, हर धर्म वर्ग के लोगों को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, जल्दी से नेहा, क्विक रिस्पॉन्स, 30 सेकंड। इतने तुच्छ राजनीति का उदाहरण अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने पेश किया। आज 2 एग्जाम्पल्स में आपको कोट किया, और किसके साथ कोट किया ये भी आप देख लीजिए। कितनी घटिया और तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने अभी आपके समक्ष की। जनता आपकी ये नीतियां जानती है, अरविंद केजरीवाल की भी। आपका केंद्रीय मंत्री बोलता है, आपका केंद्रीय मंत्री बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। उनकी ऑडियो वायरल हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर। वरुण जी समझ गए थे जो आपने करी, जो राजनीति अभी आपने की कुछ सेकंड्स पहले, वो हम सब समझ गए हैं, क्योंकि हम सब राजनीति में काम करते हैं। तो आपकी बात को हम समझे थे, उसी का जवाब मैंने दिया है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि हरियाणा की जनता को ये राजनीति समझ में नहीं आती। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है और आपकी जो प्रदेश वो आपके नेता कह रहे हैं, सभी मुस्लिम समाज के गालियां देते हैं, मुस्लिम समाज के। प्लीज, समय नहीं है, अब देखिए समय नहीं है, नेहा समय नहीं है, मैं माफी चाह रहा हूँ, समय नहीं है। अंत में मैं भी
अंत में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रजवंत मेरे साथ जुड़ते हैं, नरेश मेरे साथ जुड़ते हैं, नेहा जी जुड़ती हैं, हर पार्टी का नेता मेरे साथ जुड़ते हैं, प्रवक्ता जुड़ते हैं, जो सालों से जुड़ते हैं। अगर मुद्दे पर बात होती है, सरकार को घेरने की बात होती है, सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, मैंने कभी किसी को नहीं टोका। जितने लोग मुझे बरसों से जानते हैं, मैंने किसी विषय पर नहीं टोका, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां, व्यक्तिगत आक्षेप स्वीकार्य नहीं है, किसी के परिवार पर टिप्पणियां स्वीकार नहीं है, किसी को चारण भाट कहना स्वीकार नहीं है, और वो अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं किसी की साइड नहीं हूं। लेकिन जितने प्रवक्ता कांग्रेस के भी जुड़ते हैं सालों से, वो मुझे जानते हैं। मुद्दे पे 20 सवाल पूछिए, सरकार को अच्छे से घेरिए, आपकी ड्यूटी है। मैंने आज तक किसी को नहीं रोका जब तक उसने अपनी बात रखी है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं है। और इस विषय पर मैं हमेशा कायम रहता हूं। हो सकता है किसी को लगा हो, लेकिन जितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं वो मुझे जानते हैं। मैंने कभी किसी को नहीं टोका जब उन्होंने सरकार को घेरा, और जमकर सवाल पूछे, पूछने भी चाहिए, लेकिन ऐसी टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं है। आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूं कमल जी, टाइम नहीं है। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।